नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पर। जैसा कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में कैसे साबित करें, आपको हेडलाइन से ही पता चल जाता होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज पढ़ने वाले अवतल तथा उत्तल दर्पण में साबित करना है कि F=R/2 कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो पढ़ेंगे वो है अवतल दर्पण में साबित करेंगे कि अवतल दर्पण में पहले साबित करेंगे, उसके बाद साबित करेंगे उत्तल दर्पण में। तो ध्यान से इसको थोड़ा पढ़ेंगे। आपको ये हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि क्या प्रूफ करना है, F=R/2 प्रूफ करना है। या थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के भी आ जाता है, तो आता है कि R=2F भी कह सकता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़े हैं, समझते हैं, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने एक अवतल दर्पण बनाया है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को, जैसे कि आपको थ्रू कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ये भी एक आपतित किरण है जो दर्पण से टकराने के बाद F से होकर जा रही है। आई आपतन कोण, ये परावर्तन कोण है। इन्हीं चीज़ों को लैंग्वेज में लिखा गया है कि माना कि M डैश क्या है, अवतल दर्पण है, और P क्या है आपका, ध्रुव है, F क्या है, फोकस है, वक्रता केंद्र क्या है, C, और A भी एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर, कहाँ, मुख्य अक्ष के समानांतर तथा फोकस से होकर गुजरती है। C B से मिलाया जो एक क्या है, अभिलंब की तरह कार्य करता है। यहाँ तक समझ गए। अब ये समझने के लिए कि ABC आपतन कोण है I, BCF परावर्तन कोण है R। अब यहाँ ध्यान से देखें तो पता चलेगा, टुकड़ा टुकड़ा करके हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए कोई दर्पण है, यहाँ पे एक रे आती है, यहाँ टकराने के बाद इस दिशा में वापस हो जाती है, क्लियर। और यहाँ पे मैंने एक अभिलंब डाल दिया, क्या डाला, अभिलंब। ये बिंदु B है, ये A है, ये क्या है, मान लेते हैं F। ये आपका हो जाएगा I और ये आपका हो जाएगा R, क्लियर। तो I और R जो है, क्या पढ़ेंगे कि I जो R है, मतलब I और R क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, तो परावर्तन के नियम से। अब इसी चीज़ को, इसी टुकड़ा को यहाँ देखें तो समझ में आ गया आसानी से, क्योंकि ये एक ही साथ सबको देख रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसका एक भाग हम बाहर निकालेंगे और उसको समझेंगे। जब समझ जाएंगे तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि एंगल ABC = I क्या है, आपतन कोण, क्या है, आपतन कोण। एंगल CBF बराबर R, यानी परावर्तन कोण, क्या है, परावर्तन कोण। समझ में आ गया। अब यहाँ आप सीखे परावर्तन के नियम से दोनों क्या होता है, बराबर होता है, यानी एंगल ABC बराबर एंगल CBF। कैसे, तो परावर्तन के नियम से। अब ये सिंपली है कि क्या होगा, ये बराबर होगा। कोई आपको प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये फर्स्ट था, ये पूरे फिगर का एक टुकड़ा का हम लोगों ने समझा। हम लोग सेकंड टुकड़े को समझते हैं, ठीक है। इसको 3 टुकड़े में डिवाइड करते हैं प्रूफ करने के लिए। फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट AB और CP क्या है, पैरेलल है, लाइन AB पैरेलल लाइन CP, और इस पे एक छेदी रखा जा रही है। मान लीजिए C है, C नहीं, Q मान लीजिए, L मान लीजिए, और ये M और N। ये जो है I है, तो मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये जब I तो ये भी I होगा। कैसे, एकांतर अंत कोण से, मतलब एंगल A M N
बराबर एंगल MNP बराबर है कैसे? एकांतर अंतःकोण से। अब इसी चीज़ को हमको यहाँ लिखेंगे, इसी पार्ट को अब यहाँ लिखेंगे। ध्यान से देखते जाइएगा स्टेप। चूँकि ए बी पैरेलल है CP का, किसका पैरेलल है? CP का। जब पैरेलल है तथा CB एक तिर्यक छेदी रेखा काम करिए। कैसा? तिर्यक छेदी रेखा। यहाँ तक समझे? जब ये पैरेलल है तब कभी बता है कि एंगल ABC, यहाँ जाइएगा ABC, इसमें मत जाइएगा क्योंकि MN देख लीजिएगा, ये MN मत देखना। प्रॉब्लम क्या है कि हमने AB माना और यहाँ M मान लिया है, प्रॉब्लम ये है। तो AB यहाँ है और I, ठीक है, और ये देखना है ABC बराबर क्या? BCF कैसे बराबर है? अभी बताएं। एकांतर अंतःकोण से। एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। जब एकांतर अंतःकोण से बराबर है तब क्या करेंगे? यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट था, ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा कि जब देखिए यहाँ AB और यहाँ भी AB मतलब क्या? ABC और ABC बराबर है। तब इसमें भी ABC और इसमें भी ABC बराबर है तो क्या होगा हमारा? BCF और CBF बराबर हो जाएगा, यानी एंगल, इसलिए एंगल CBF बराबर एंगल BCF बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब थर्ड टॉपिक जो हम लोग को सीखना है, थर्ड टॉपिक आप ध्यान से देखिएगा। थर्ड टॉपिक क्या कहता है? टॉपिक नहीं है, पार्ट्स मान लेते हैं। पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये हम लोग थर्ड पार्ट अब सीखने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में CBF एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज। CBF एक त्रिभुज बन रहा है। CBF, और ये I है और ये R है, ये I और ये R, समझ रहे हैं? ये I और ये R। और मुझे अभी पढ़े हैं कि एंगल I और एंगल R बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर तो ये भुजा भी बराबर। जब ये भुजा बराबर तो क्या लिखेंगे? CF बराबर BF, CF बराबर BF। कोई प्रॉब्लम नहीं। जब CF बराबर BF तो एक त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज एक समद्विबाहु है। कैसा है? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसी को लिखना है इरेज करें, इरेज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, फिर इसको इरेज करेंगे और बताते हैं। देखिए
अब इसी चीज़ को लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज सी बी एफ एक समद्विबाहु, कैसा समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ए से एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तब क्या होगा? इसकी भुजा सी एफ बराबर बी एफ बराबर हो जाएगा। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? बी एफ हो जाएगा। अब क्या देखना है, जब ये बिंदु इस बिंदु के काफी नजदीक होगा तब क्या होगा? यदि बिंदु बी पी के बहुत, ये काफी बहुत नजदीक है, बहुत क्या है? नजदीक हो, नजदीक है। मान लेते हैं यदि बिंदु पी के, ऐसे लिखते हैं, यदि बिंदु पी के काफी नजदीक है, बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक हो, नजदीक है, तब क्या होगा? तब क्या होगा कि बिंदु बी एफ क्या होगा? बिंदु बी एफ पी एफ के बराबर, बिंदु बी एफ पी एफ के क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर आपको? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जब ये इसके काफ़ी नज़दीक हो जाएगा तो ये आपस में बराबर हो जाएगा दोनों। जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तब क्या होगा? अब देखिए, इरेज करते हैं। जब ये बराबर हो गया तो हम जानते हैं कि हमारा सी और पी, सी पी जो है सी एफ प्लस पी एफ के बराबर है। यहाँ समझो, यहाँ भी बी एफ, यहाँ भी बी एफ। जब ये बी एफ ये बी एफ, यानी समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। तो समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या होगा कि सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। तो मुझे पता है अब सी पी इजक्वल टू सी एफ प्लस पी एफ। सी एफ और पी एफ बराबर है, सी पी इजक्वल टू जानते हैं क्या हो जाएगा? पी एफ प्लस पी एफ। सी पी बराबर आर, मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी को आर और यहाँ से यहाँ तक दूरी को एफ कहते हैं। तो इसका मतलब ये एफ और ये आर, तब ये आर इजक्वल टू एफ, एफ इजक्वल टू आर बाई 2। प्रूफ। ओके, आप यहाँ तक समझ गए कि कैसे एफ इजक्वल टू आर बाई 2 आया और आर इजक्वल टू 2f। आप समझ गए? आपने अवतल दर्पण में अभी साबित किया कि एफ इजक्वल टू आर बाई 2 कैसे होता है। अभी हम साबित करेंगे कि उत्तल दर्पण में एफ इजक्वल टू आर बाई 2 कैसे होता है। वाला है वो है कि उत्तल दर्पण में कैसे साबित करें एफ इजक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा।
किस में पढ़ने वाले हैं? उत्तल दर्पण में। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऐसा, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट अभी बताएंगे कैसे करते हैं। एम डैश एक उत्तल दर्पण है। क्या है? एक उत्तल दर्पण है एम डैश। इसी चीज़ को लैंग्वेज में लिखा गया, देखिए हम बता रहे हैं। एम डैश एक उत्तल दर्पण है और ए पी जो है, पी क्या है? थ्रू है। एफ मुख्य फोकस है। सी वक्रता केंद्र है। ध्यान से देखते जाइएगा। सी वक्रता केंद्र है। ए बी एक आपतित किरण है। ये भी एक आपतित किरण है जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर तथा निकट जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई मालूम पड़ती है। ठीक है। सी बी से होते हुए एन को मिलाया जो बी बिंदु पर क्या है? अविलंब है। इन्हीं सभी चीज़ों को यहाँ लैंग्वेज में लिखा गया है। आपको पहले से भी पता है कि ये बिंदु को पी बिंदु कहते हैं, मतलब ध्रुव कहते हैं, इसे एफ कहते हैं, इसको सी कहते हैं। ठीक। अब क्या है, थोड़ा समझेंगे कि हम एक दर्पण लेते हैं, एक रे रिफ्लेक्ट करते हैं और उस पर विलंब डालते हैं तो आई और आर होता है। आई और आर बराबर होता है किस नियम से? परावर्तन के नियम से। कैसे? परावर्तन के नियम से बराबर होता है। तो परावर्तन के नियम से बराबर होता है तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे। कहाँ? यहाँ पे कि एंगल ए बी एन आई है। एंगल बी एन क्या है? एंगल आई मतलब आपतन कोण। ठीक है। उसी तरह से एंगल बी डी बी एन बराबर है आर यानी परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण अभी बताया है क्या होता है? बराबर होता है। यानी एंगल ए बी एन बराबर एंगल डी बी एन। कैसे? तो परावर्तन के नियम से। ठीक है। परावर्तन के नियम से क्या है? बराबर। अब क्या करना है कि सेकेंड रूल को, सेकेंड पार्ट्स को देखना है। सेकेंड पार्ट्स क्या है? ये भी एक पैरेलल लाइन है, पीसी भी एक क्या है? पैरेलल लाइन है। जब पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन, तो ये आई और ये आई हो गया। तो मुझे निकालना क्या है? इस एंगल को निकालना है कि ये एंगल है क्या, ये एंगल है क्या एक्चुअली। तो मुझे पता है कि एंगल ए क्यू ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? ये तो आपका ए है, इसको मान लो एल एम। एल क्यू ए बराबर क्या? क्यू आर पी। देखो एल क्यू ए, ठीक। क्यू यहाँ आर है, ये बिंदु आर है, आर पी बराबर है कैसे? संगत कोण से। संगत कोण से देखिए, ऊपर ऊपर के बराबर होता है क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। ऊपर ऊपर नीचे नीचे जब बराबर होता है क्या कहते हैं? संगत कोण। तो ये ऊपर ऊपर, तो ये भी क्या हो जाएगा? आई ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। इसी चीज़ को हमको यहाँ लिखना है। कहाँ लिखना है? यहाँ लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि एंगल, देखिएगा कि एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन बराबर एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ बराबर कैसे? संगत कोण से। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखिए कि डी बी एन बराबर कैसे? सी बी एफ। क्या?
एंगल डी बी एन बराबर है, एंगल डी बी एन बराबर है एंगल सी बी एफ। सी बी एफ से कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गए 30। तो समीकरण 1, 2 और 3 से यहाँ देखो कि ए बी एन बराबर है यहाँ पे, तो यहाँ तो क्या होगा डी बी एन बी एस एफ बराबर, यहाँ डी बी एन यहाँ भी डी बी एन बराबर है, इसका मतलब बी सी एफ और सी एफ बराबर, एंगल बी सी एफ बराबर एंगल सी बी एफ। कौन कौन एंगल हो गया, एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ, एंगल ये और एंगल सी बी एफ, ये एंगल ये और ये बराबर हो गए। जब एंगल ये और ये बराबर हो गए, अब यहाँ देखेंगे, जब ये और ये एंगल बराबर हो गए, यहाँ देख रहे हैं, जब ये और ये एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो अर्थात बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ आप समझेंगे कि हम अभी बताए थे 3 पार्ट्स में तोड़ो इसको। एक देखो, एक त्रिभुज हो गया, मान लो ये आपका हो गया एफ बी सी, ये आपका आई है और ये आपका आर है, और आई और आर बराबर है, तो ये भुजा ही बराबर, यानी एंगल सी एफ बी सी और सी एफ बराबर हो जाएगा। ठीक है, बी सी नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान देख सकते हैं फिर से। एक त्रिभुज बन रहा है, तो बन क्या रहा है, ये मान लो बी सी एफ, और ये आई है और ये आर है, आई और आर बराबर, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर, यानी बी एफ बराबर सी एफ, ये भुजा बी एफ बराबर सी एफ, भुजा बराबर हो गया। यहाँ लिख सकते हैं कि बी एफ बराबर सी एफ, क्या लिख सकते हैं, बी एफ बराबर सी एफ। ठीक, जब बिंदु बी पी के काफ़ी नज़दीक हो, यदि बिंदु बी पी के बहुत नज़दीक हो, काफ़ी नज़दीक हो, बहुत लिख देते सबसे अच्छा लगेगा, बहुत नज़दीक है, बिंदु बी पी के बहुत नज़दीक है, तब क्या होगा कि बी एफ, जो मेरा ये क्या है, बी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा, यानी बी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा, बी एफ पी एफ के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण 4 और समीकरण 5, तो समीकरण 4 और समीकरण 5 से ये बी एफ और ये बी एफ बराबर, यानी सी एफ और पी एफ बराबर, यानी सी एफ और पी एफ बराबर हो गया। हम थोड़ा सा इरेज करते हैं।
यहाँ क्या किए, सी एफ और पी एफ बराबर हो गया। मुझे पता है कि सी पी इजक्वल टू, तब सी पी इजक्वल टू पी एफ प्लस सी एफ, या सी पी इजक्वल टू लिखो पी एफ प्लस एफ सी, लिखो कुछ भी लिखो, सी एफ कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पी एफ सी एफ, यहाँ देखो पी एफ सी एफ बराबर है, तो सी पी इजक्वल टू लिख सकते हैं पी एफ प्लस पी एफ। अब जब पी एफ हो गया तो सी पी इजक्वल टू हम बताए थे कि क्या लिखते हैं, सी पी को आर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं एफ, इसको क्या लिख सकते हैं एफ, एफ एफ में भी क्या हो गया 2f, एफ इजक्वल टू क्या हो गया आर बाई 2, डेट प्रूफ प्रूफ। आपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में एफ इजक्वल टू आर बाई 2 कैसे होता है आपने सीखा। आप पहले का भी स्क्रीनशॉट और इसका भी स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे नोट कर सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीवीआई है, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये पूरी तरह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।